बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं में भूगोल के अंतर्गत पार्ट 1 पृथ्वी की बाहरी प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर जो प्रमुख भूगठन रहता है, यानी कि जो पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि आदि, इन सबको हम लोग भूगठन कहते हैं। इन सब का निर्माण जो है मुख्यतः दो शक्ति के कारण होता है, यानी धरातल पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण दो शक्तियाँ करती। एक होती है अंतर्जात बल, जिसको एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और दूसरा होता है बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक बल या फोर्स। अंतर्जात बल के अंतर्गत जिसमें भूसंचलन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि क्रिया के कारण भूमि के अंदर ये सब कार्य करते हैं और स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। मूल रूप से ये जो आपके स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार और मैदान, इनका वो निर्माण करते हैं। वहीं बहिर्जात बल जो है वो भूपृष्ठ के ऊपर कार्य करती है, यानी पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि जो तैयार हुए हैं इनके ऊपर ये अपना कार्य करती हैं। ताप के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नदी, वायु, हिमानी या समुद्री तरंगे जो हैं इनको काट छाट करने का काम करती हैं, यानी इनको समतल करने की कोशिश करती। इसी को हम लोग समतल स्थापन क्रिया कहते हैं। इनके द्वारा ये ऊपर जितने भी स्थल रूप बनते हैं उनको क्षय करती है या फिर उनका निक्षेपण कर जमाव कार्य करने का कार्य करती है। बहिर्जात बल के जो कार्य हैं जिसमें वर्षा, नदी, वायु या हिमानी, इस पाठ के अंदर इन्हीं के कार्य को हम लोग देखेंगे। तो ये जो बहिर्जात बल है जो स्थलों के ऊपर कार्य करती है वो दो रूप में कार्य करती है, अपक्षय के रूप में और अपर्दन के रूप में। अपक्षय यानी अपने ही स्थान पर चट्टानों के टूटने या विघटन की क्रिया को अगर हम देखें तो पहली स्थिति में है कि विखंडित पदार्थों का परिवहन विघटित या वियोजन होकर कमज़ोर होता है, टूटकर अपने ही स्थान पर बिखर जाती है। इस विघटित पदार्थों का परिवहन नहीं होता है, इस स्थिति को हम लोग अपक्षय कहते हैं। यानी कि अपने ही स्थान पर चट्टानों के टूटने, फूटने या वियोजन की क्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं। ये एक स्थैतिक क्रिया है, अपने ही स्थान पर रह के करती, इसमें कोई परिवहन नहीं होता है। और कौन इन चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है? तापमान यानी सूर्य का प्रकाश, वर्षा, रसायन या जीव जंतु जो है, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब इनको तोड़ने फोड़ने का कार्य करती है। दूसरी शक्ति जो है अपर्दन, यानी जो अपक्षय के द्वारा चट्टानों का टूटन फूटन हुआ था, जिसमें घिसाव के कारण कटाव या चूरन का कार्य हुआ था, ये सारे चट्टान टूट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य इसमें शामिल रहता है। इसी को हम लोग अपर्दन कहते हैं। इसमें मुख्यतः नदी, हिमनद, पवन, भूमिगत जल तथा सागरीय लहरें आदि प्राकृतिक अभिकर्ता होती है जो इन कार्य को संपूर्ण करती हैं। यानी विखंडित पदार्थों को अपने स्थान में परिवर्तन होने को ही हम लोग अपर्दन कहते हैं। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में ये क्रिया होती है, इसलिए इसको हम लोग गतिशील प्रक्रिया कहते हैं। नदी, वायु, हिमानी, समुद्री तरंगे, इन सब कार्य को करने में मदद करती है। और ये जो अपर्दित पदार्थ है जिनका कि गतिशील हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो ऊपर से नीचे की तरफ धकेलती हुई जाती है, उनका निक्षेपण होता है यानी जमाव होता है। अपर्दित पदार्थों को जमा करने की प्रक्रिया को ही हम लोग निक्षेपण कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया। इस पाठ के अंतर्गत यानी पृथ्वी की जो बाहरी प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्थल रूप हैं, इनको देखने के लिए यानी कि अपर्दन के जो कार्य करने वाले प्रमुख कारक है, जिसमें नदी यानी कि बहता हुआ जल, उसका जो कार्य है इसको हम लोग देखेंगे। तो नदी का क्या कार्य है? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण तथा उससे उत्पन्न स्थल रूपों को जानने से पहले नदी का जो जलीय चक्र है इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य से प्राप्त गर्मी के कारण सागर, महासागर और झील आदि का जल जो है जलवाष्प में परिवर्तन होकर वायुमंडल में चला जाता है, और वही जलवाष्प जो है वायु में जाकर संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा करती है और पुनः हम लोगों को नदी, तालाबों और झीलों के रूप में पानी प्राप्त होता है। इसको हम लोग जल चक्र कहते हैं, जिसे हम एक चित्र के माध्यम से समझें।
अगर हम लोग इस जल चक्र के चित्र को देखें तो सूर्य के ताप के कारण नदियों में, झीलों में, सागरों का जल जो रहता है वो वाष्पीकरण के क्रिया के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, बादलों का निर्माण करके संघनन की क्रिया को संपन्न करता है। इसी के साथ साथ भूमिगत जल भी जो है, जो नदी झीलों के द्वारा डिस्कर भूमि के अंदर चला जाता है, वो भी धीरे धीरे प्रवाहित होकर सागरों में चला जाता है, वहीं से वाष्पीकरण की क्रिया होती है। पेड़ पौधे जो भूमि से जल शोषित करते हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और वो भी बादल बनाने में मदद करते। इस प्रकार वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बादल बनते हैं, उनसे संघनन होता है, वर्षा होता है और भूमि में फिर से जल की प्राप्ति होती है। ये चक्र चलता रहता है। ये भूमिगत जल, नदी का जल, वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण से वर्षा और वर्षा से फिर भूमिगत जल, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। इनके द्वारा हमें धरातल पर जल का जो समता है वो बनी रहती है। अब हम लोग नदी तंत्र को पढ़ने से पहले नदी से संबंधित कुछ परिभाषा या शब्द हैं उनको पहले जान लेंगे, ताकि हम लोग जब इन शब्दों का प्रयोग करें तो हम उनका अर्थ जाने रहें। जैसे नदी किसे कहते हैं? धरातल पर स्वाभाविक रूप से ढाल के सहारे जो निश्चित रूप से जल प्रवाह होता रहता है उसको हम लोग नदी कहते हैं। उद्गम स्थल यानी जहाँ से नदी का जन्म होता है या निकलता है उसको हम लोग कहते हैं। ये कोई हिमनद हो सकता है, जल स्रोत हो सकता है, यदि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अगर झील का निर्माण होता है तो वो भी हमारा उद्गम सोर्स हो सकता है या स्थल हो सकता है। गंगा नदी का उद्गम जैसे गंगोत्री से होता है, उसी प्रकार यमुना नदी का हिमनद है यमुनोत्री हिमनद। अगर हम लोग इस चित्र के माध्यम से देखें तो नदी जहाँ से उत्पत्ति होती, किसी भी ऊंचे स्थान, पर्वतों से या पहाड़ों में जो बर्फ़ जमी रहती है वहाँ से उनका उद्गम होता है। जहाँ से नदी की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग उद्गम कहते हैं, या किसी ऊंचे पर्वतीय भाग, झीलों से भी हो सकता है। जिस स्थान पर जाके नदी का अंत होता है, जहाँ पे नदी अपनी जीवन यात्रा समाप्त करते उसको हम लोग मुहाना कहते हैं या माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। जैसे गंगा नदी का जो मुख है वो है आपका बंगाल की खाड़ी। सहायक नदी वो नदी जो मुख्य नदी से आकर मिलती है, आपकी मुख्य नदी है उससे आकर जो नदी मिलती है उसको हम लोग सहायक नदी के नाम से जानते हैं। जिस स्थान पर दोनों नदियों का मिलन होता है उसे हम लोग संगम कहते हैं। सहायक नदी के अलावा शाखा नदी भी होती है। शाखा नदी जो मुख्य नदी से निकलकर जो नदी किसी सागर या झील में गिरता है उसे हम लोग कहते हैं। मुख्य नदी से निकलकर वो सागर में गिर रही है, इसको हम लोग जो है शाखा नदी कहते हैं। इसके अलावा प्रवाह मार्ग, नदी का जो उद्गम से लेकर मुहाने तक का संपूर्ण मार्ग रहता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग उसका प्रवाह मार्ग कहते हैं। बेसिन यानी कि मुख्य नदी और सहायक नदी जो आसपास के क्षेत्रों को जल प्रवाहित करती है उसका ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र जो है इसका बेसिन क्षेत्र है। जल विभाजक उस ऊंचे भूभाग को कहते हैं जो दो नदियों को बांटने का काम करती है। ये जो ऊंचा पर्वतीय भाग है, बीच की उच्च भूमि है, इसको हम लोग जल विभाजक कहते हैं। दो नदियों के मध्य की जो ऊंची भूमि रहती है उसको हम लोग दोआब के नाम से जाना जाता है। दो नदियों का बीच का भाग दोआब, जैसे गंगा और यमुना नदी के बीच का जो भाग है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। सदावाहिनी नदी उस नदी को कहते हैं जो सदा साल भर जिसमें पानी रहता है, जो किसी पर्वत के ऊंचे हिमानी वाले क्षेत्र से निकलती है, जो बर्फ़ के पिघलते रहने से साल भर उसे पानी की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग सदावाहिनी नदी कहते हैं। ये है छाड़न झील। नदी के द्वारा जब बहुत ज़्यादा उसके मार्ग में मुड़ाव आ जाता है तो जिस झील का निर्माण होता है उसको हम लोग छाड़न झील कहते हैं। इसको ऑक्सबो लेक भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है गाय के पैर के खुर के समान होता है। नदी में जो ये मोड़ उत्पन्न होती है, जो एस आकार आपको दिखाई देता है, इसको हम लोग विसर्पण या मेंढर कहते हैं। नदी के किनारे जो ऊंचे ऊंचे बांध जैसा दिखाई देता है, जैसे हम लोगों के बावड़िया के पास गंगा नदी के किनारे पहाड़ में जहाँ पे हम लोग चलते हैं उसको हम लोग तटबंध कहते हैं। नदी के किनारे की उच्च भूमि को तटबंध कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में नदी का जो प्रवाह तंत्र है और उसके जो प्रयोग होने वाले प्रमुख की वर्ड्स हैं उनके बारे में देखा है, जल चक्र के बारे में देखा।
कल हम लोग जो है नदी और उसके जो कार्य हैं उनके बारे में देखेंगे। आप लोग इस चित्र को और नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे।